तो मेरा ये सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि अगर सीयूटी है तो उसको कैसे और अच्छे तरीके से रिफॉर्म किया जाए, या फिर अगर उसको आप स्क्रैप कर रहे हैं तो आप जेएनयू को कैसे इंक्लूसिव बनाएंगे और कैसे उनको जो एक तरह से जो लैंग्वेज का जो बायस दिखता है या फिर एक जो रीजन का बायस दिखता है, एक जो इनकम का क्लास का बायस दिखता है, उसको आप कैसे ब्रेक करेंगे? तो मित्र, मैं खुद जेएनयू का मतलब जेएनयू वन ऑफ द यूनिवर्सिटीज दैट आई हैव स्टडीड, और दूसरी बात मैं महाराष्ट्र के ऐसे जिले से आता हूँ जिनको पुणे जाना भी मुश्किल था। मैं नॉर्थ महाराष्ट्र, नंदुरबार, धुलिया नाम सुना है। और मैं अंग्रेजी की बात तो बहुत दूर है, मुझे मराठी नहीं आती थी। वो जेएनयू की बदौलत मैं यहाँ पे बैठ के आपके साथ बात कर रहा हूँ। अंग्रेजी अभी मैं तो फ्रेंच में पढ़ा था। तो वो जेएनयू है जिसने मेरे जैसे व्यक्ति, बिल्कुल दूर दराज ट्राइबल रीजन माना जाता है नंदुरबार, धुलिया, वहां से लाके यहाँ पे बिठा दिया। तो ऐसे मैं अकेला एग्जाम्पल नहीं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जेएनयू में कि वो इस तरह से पूरा प्लान किया गया था कि अंग्रेजी तो मतलब ही नहीं। मैं अंग्रेजी में फेल हुआ इंसान हूँ 10वीं में। हमारे मास्टर जी को अंग्रेजी नहीं आती तो हमें कहाँ से आएगी? वो इंसान यदि यहाँ पे बैठ के फ्रेंच पढ़ाता है तो जेएनयू की बदौलत पढ़ाता है। तो वो मॉडल था। और यहाँ पे ये जो है इसका ये कि आप एक ही एग्जाम से 10 चीजों के लिए आप एग्जाम दे रहे, तो आप किस लिए? आधे से छात्र हमें इंटरेक्ट करते हो पर्सनलाइज तरीके से, तो बोलते कि ये तो हमें करना ही नहीं था। जेएनयू ने जो मॉडल इवॉल्व किया था उसमें सीएसआरटी जैसे सोशोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग थे उसके, जो आपका सवाल बिल्कुल जायज है। लेकिन उसका जो विचार इन्होंने किया था, इनका पूरा सेंटर उसके लिए काम करता था कि हर रीजन की डिफिकल्टीज क्या है, उस रीजन में पास में कौन सा इंटरेस्ट। मैं एग्जाम के मतलब इंटरव्यू के लिए आया था ना, उसका भी मुझे ट्रैवल अलाउंस जेएनयू ने दिया था। आप समझ रहे हैं? वो जेएनयू था कि हमें मतलब सुविधा में कहाँ से ट्रेन पकड़ के आया, उसका भी मुझे पैसा जेएनयू ने दिया था। और कौन से डिस्ट्रिक्ट में देना है वहां पे भी तो 2013 तक मिलता था, वो मिलता था। वो आपके टाइम में नहीं, अभी तक मिलता था। भाई इतना ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करने की, अचार डालना है या खाली हमें उसके मशरूम खाने हैं? मैं दो चीजें और क्लियर करा दूं इस कंफ्यूजन में, और ये अच्छा होता है कि हर पब्लिक मीटिंग में ये सवाल जरूर आता है। जेएनयू जितना इंक्लूसिव पहले था और जितना इंक्लूसिव आज है, उसका अगर आप कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो आपको पता चला है कि अब जेएनयू इंक्लूसिव रहा ही नहीं है। ठीक है? तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप छोटे टाउन से या आप जैसे या मुजफ्फरपुर या समस्तीपुर से कहीं से आ नहीं सकते। अभी भी आते हैं, सीयूटी भी के थ्रू भी आ रहे हैं। बट जो कैरेक्टर था जिसको कि बनाने के लिए एडमिशन पॉलिसी बनी थी, उसमें आपको ये बता दूं, लैंग्वेज का बैरियर जेएनयू में कभी नहीं रहा। हमने यहाँ पर जेएनयू में आंसर स्क्रिप्ट तेलुगु से, मलयालम से लेकर के, हिंदी से लेकर के असमीज में भी स्क्रिप्ट चेक किए। हमने मैंने ग्रेड किया और कुछ नहीं आता तो बगल में बैठाते थे किसी को, स्टूडेंट को, पढ़ो इसको ग्रेड करेंगे। तो आप किसी भी लैंग्वेज में स्पेशलाइज होकर के आप जैसे आप हिस्ट्री में कर रहे हैं, अगर कोई इंग्लिश में नहीं आती है, अगर वो अपनी लैंग्वेज में आंसर लिखता था और उसका इवैल्यूएशन उस लैंग्वेज के बेसिस पर होता था। लैंग्वेज कभी बैरियर नहीं था। और इंक्लूसिविटी की बात है तो मैं कहता हूं कि आप एडमिनिस्ट्रेशन से एक डेटा मांगे कि आप इस एडमिशन के जो सीयूटी का एडमिशन है उसके तहत जो रीजनल डाइवर्सिटी थी, जो जेंडर डाइवर्सिटी थी, जेएनयू ऐसा मात्र एक ऐसा इंस्टीट्यूशन था जहां पर 53% वेमेन और 47% मेल थे। आज के कॉन्टेक्स्ट में आप देखिए वो बिल्कुल रिवर्स हो गया है। अभी वो लेस देन 40% फीमेल स्टूडेंट्स हैं और मोर देन 60% मेल स्टूडेंट हो गए हैं। ये दर्शाता है कि जो आप कह रहे हैं वो यहाँ पर होता नहीं, वो एक ओनली एक इल्यूजन क्रिएट किया जा रहा है कि सीयूटी बहुत इंक्लूसिव है। एक्चुअली वो नहीं है, क्योंकि उसने एक अर्बन रूरल की डाइवर्सिटी को ये किया है, और उसका जो डाइवर्सिटी पहले यहाँ पर था उसको ब्रेक करके उसने रीजनल और अर्बन कॉन्सेंट्रेशन किया है, विच इज बेसिकली व्हाट सीयूटी वर्क्स ऑन। जिसको मैं कह रहा था, कॉन्सेंट्रेशन एंड सेंट्रलाइजेशन अगर होगा तो आप कोचिंग बेस्ड, प्रिविलेज बेस्ड लोगों को ही आप एडमिशन देंगे। इसीलिए ये आता है कि एक सेंटर से 40 स्टूडेंट एक ही कोर्स में कर जाते हैं। और ये सिर्फ टीचिंग में नहीं हो रहा है। आपको पता होगा एक कंप्लेन अभी चल रही है यूनिवर्सिटी में कि जो नॉन टीचिंग में जो अपॉइंटमेंट्स हुए हैं वो भी एनटीए ने कराया था। अब आप सोचिए, एनटीए इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है कि वो टीचिंग भी कराती है, एम्प्लॉयमेंट भी कराती है, वो सब कुछ कराती है, स्टूडेंट का एडमिशन भी कराती है। उसमें नॉन टीचिंग में अभी ये हो रहा है कि एक दो हरियाणा के 2 डिस्ट्रिक्ट से 40 से 80 लोग वहीं से भर्ती हुए हैं, उसी सेंटर से। तो एनटीए ऐसा क्या जादू करता है कि उसी सेंटर से सारे वहीं से आते हैं?
तो आपको अगर इसको जानना पड़ेगा कि डाइवर्सिटी है कि नहीं है, तो उसके लिए डेटा मांगना पड़ेगा। और हम वो डेटा के लिए हमने जितनी स्टडी की उसमें हमें दिखाया कि डाइवर्सिटी कम हो रहा है, ठीक है। तो आपको अगर और भी इस पे जानना है तो एडमिनिस्ट्रेशन से बोलिए कि वो डेटा पब्लिक करे। पहले जेएनयू में ये रूल था कि हर साल एनुअल रिपोर्ट में जेएनयू कोर्ट में जेएनयू का एडमिशन डेटा प्रेजेंट होता था, डिटेल्ड रिपोर्ट, जेंडर डाइवर्सिटी, रीजनल डाइवर्सिटी, स्टेट वाइज, एजुकेशनल वाइज, पेरेंट्स एजुकेशन वाइज, क्लास वाइज। और क्लास डाइवर्सिटी की जो बात कर रहे हैं, पहले आप देखेंगे ज्यादा डाइवर्सिटी थी यहाँ पर। अब ये हो रहा है कॉन्सेंट्रेशन। जैसे मैंने कहा, प्रिविलेज्ड लोग कोचिंग कर सकते हैं तो आ सकते हैं, कोचिंग नहीं कर सकते तो नहीं आ सकते हैं, बिकॉज पैटर्न ही आपने वैसा कर दिया है। वन साइज कैनॉट फिट ऑल। और ये डिसिप्लिन के अलावा, साइंसेस के अलावा यूनिवर्सिटीज की भी बात होती है। मैं कहता हूं कि अगर जेएनयू को या एचसीयू को अपने तरह का यूनिवर्सिटी बनाना है तो उसको ये ऑटोनॉमी, उसको ये फ्रीडम होना चाहिए कि वो किस तरह का एडमिशन टेस्ट ले, तभी आप एक डाइवर्स ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को एड्रेस कर पाएंगे। अब एक एग्जाम होना है, एक दिन के उस पर्टिकुलर 3 आवर्स में आपने जो डिसाइड किया, जैसा एग्जाम लिया, वही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। आपकी डाइवर्सिटी, आपका रीजनल, आपकी जो एक्सपर्टीज है, उससे कोई मतलब नहीं है। बस उस 3 आवर्स में जो आपने किया उसके बेसिस पर आपकी रैंकिंग बन जाएगी, आपको यूनिवर्सिटीज अलॉट होंगे। और वो यूनिवर्सिटी सिर्फ एक रीजन में नहीं, पूरी जो यहाँ से लेकर कन्याकुमारी तक आपको वो यूनिवर्सिटीज अलॉट होगी, आपका कोई चॉइस नहीं रहेगा उसमें। तो सवाल ये है कि हम क्या सेंट्रलाइजेशन की तरफ बढ़ना चाहते हैं, जिसका कि ओनली अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है इसकी ऑथोरिटेरियनिज्म, या कि हम उसको डिसेंट्रलाइज करके, ऑटोनॉमी करके, फ्रीडम करके यूनिवर्सिटी का जो मिशन है। आप जेएनयू एक्ट को पढ़िए, जेएनयू का क्या मिशन था, किसके तहत। आप पार्लियामेंट में जो डिबेट हुआ था, मैं हमेशा ये कहता हूँ, लोग यूनिवर्सिटी एक्ट्स को पढ़ते नहीं है, लगता है अच्छा ठीक है इस यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, पढ़ लिया, निकल गए। नहीं, यूनिवर्सिटी को अगर जानना है तो यूनिवर्सिटी के एक्ट को पढ़िए, उनके स्टैट्यूट्स को पढ़िए, उनके जब वो स्टैब्लिश होता है तो उस डिबेट को पढ़िए, जो पार्लियामेंट में डिबेट हुआ कि क्यों बनाया, आखिर जेएनयू बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। यूनिवर्सिटी अगर ऐसा करते हैं कि सारी यूनिवर्सिटीज को नाम करके वन नेशन वन यूनिवर्सिटी का सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का नाम दे देते हैं सारे, फिर हम क्यों सिलेक्ट करते हैं अभी यूईटी के बाद भी हम 5 यूनिवर्सिटीज को ऐसे लेना चाहते हैं। देयर इज अ रीजन व्हाई स्टेट्स डिमांड पर्टिकुलर काइंड ऑफ यूनिवर्सिटीज। स्टेट यूनिवर्सिटीज होती हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती है। डाइवर्सिटी क्यों चाहिए? वो डाइवर्सिटी बताता है कि सेंट्रलाइजेशन से ऑथोरिटेरियनिज्म, फैसिज्म की तरफ आप जाते हैं, और अगर आप वो नहीं, उसको तोड़ना चाहते हैं तो आपको डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा। जितना आप डिसेंट्रलाइज करेंगे उतना उसको प्रॉब्लम होगी, जितना आप उसको सेंट्रलाइज करेंगे उतना ऑथोरिटेरियनिज्म मजे में रहेगा। जेएनयू में कुछ सालों में हर स्टेट का रिप्रेजेंटेशन है और हर स्टेट के लोग उसका वो दिन मनाते हैं, तो इससे ये पता चलता है कि सब स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन लास्ट के 2-3 सालों में काफ़ी एक ज़्यादा नंबर जो आ रहा है वो नज़दीक के स्टेट्स के है, उसके पता नहीं उसके पीछे क्या मंशा है लोगों की ये। और दूसरी बात यह है कि ये लोग हमें फीस बढ़ाने के लिए बोलते हैं, पैसा जनरेट करने के लिए बोलते हैं, और ये इतने डफर लोग हैं कि हम लोग पिछले 9-10 सालों से इतने सारे कोर्ट्स में केसेस लड़े हमने, स्टूडेंट्स ने, जेएनयू टीचर्स ने, वो हम लोग सब जीत गए। अभी वो करोड़ों रुपए जो लोगों ने कोर्ट के केसेस पे ऐसे पता नहीं कैसे लॉयर उन्होंने हायर किए थे, सब हार गए। तो ये जो पैसा है, ये देश का ही पैसा है ना, तो ये यहाँ पे जो समस्या है स्टूडेंट्स की, टीचर्स की, उसको यहीं पे सॉल्व करने के बजाय ये लोग कोर्ट में लेके जाते हैं और कोर्ट में हार जाते हैं इवेंचुअली। तो ये जो विजन है ऐसी, ये डफर विजन है ये, कि इससे देश का क्या मतलब, ये छोटी सी यूनिवर्सिटी का भी फायदा नहीं होने वाला है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे कलीग्स ने बोली है, तो बस एक ही है कि इनको रेजिस्ट करना है और हमारी जो ऑटोनोमस प्लेसेस है उसको हमें रीगेन करना है उसका, क्योंकि ये देश का यूनिवर्सिटी में ही देश का भला बैठा है, क्योंकि छोटे छोटे गांव से, जो टाउन से स्टूडेंट्स आते हैं अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, वही प्लेसेस इनको, वही यूनिवर्सिटीज को उनको बर्बाद करना है। ये है में 2 टाइप की सीट्स होते हैं, नॉन जेआरएफ और जेआरएफ सीट। और नॉन जेआरएफ सीट्स में जो अभी के टाइम पे एडमिशन हो रहा है वो नेट के परसेंटाइल और इंटरव्यू की वेटेज के बेसिस पे हो रहा है। तो अब ये कहा जा रहा है कि परसेंटाइल का जो डिफरेंस है वो बहुत कम होता है, तो सारा का सारा वेटेज इंटरव्यू पे आ जाता है और इंटरव्यू में डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो सर जो जेआरएफ जो एडमिशन हो रहे हैं उसमें तो सारा का सारा वेटेज इंटरव्यू का ही होता है, तो उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो जब हम जेएनयू एंट्रेंस एग्जाम की बात करते हैं तो क्या ये सिर्फ नॉन जेआरएफ सीट्स के लिए है, या फिर हम इसको जो इंटरव्यू का जो हमें डिस्क्रिमिनेशन अगर खत्म करना है तो हम इसको जेआरएफ सीट्स पे भी लाने के बारे में सोच रहे हैं?
पहले तो आपको ये बात पता है कि जेआरएफ और नॉन जेआरएफ सेंटर लेवल पे फैसला होता है। जैसे सीएसआरटी में बताता हूँ 3 स्ट्रीम्स हैं। जो हमारी इकोनॉमिक्स की स्ट्रीम है उसमें जेआरएफ में कोई स्टूडेंट नहीं लेते। तो पहली बात तो ये है कि फैकल्टी को अपना तय करना है कि कितने जेआरएफ कितने नॉन जेआरएफ होंगे। ये जो यूजीसी रेगुलेशंस में ये प्रोविजन आया है जो आपने अभी डिस्क्राइब किया कि कितना वेटेज किस चीज़ का होगा, वो तो जो जेएनयू एंट्रेंस एग्जाम था उसमें तो 70-30 का वेटेज था, राइट? 70 रिटन एंड 30% इंटरव्यू के लिए, और तो उसमें पूरा एक बैलेंस था। अब ये जो जेआरएफ वाला मसला आया है ये नेशनल लेवल पे आ रहा है। अगर जेएनयू अपनी ऑटोनॉमी, जो आप जेएनयू एंट्रेंस एग्जाम की भी बात करें, एसेंशियल इशू तो क्या है कि विश्वविद्यालय अपनी ऑटोनॉमी इस्तेमाल करना चाहती है और असर्ट करना चाहती है, या उधर की तरफ देख रही है और जो उस तरफ से इशारा होगा वही इशारा यहाँ पूरा किया जाएगा। तो अगर ऑटोनॉमी असर्ट कर रही है तो हमारे पास ये सारे रास्ते हैं कि जेआरएफ को कितनी दूर तक ले जाना है, जेआरएफ को कितने नहीं ले जाना है। पहले जेआरएफ नहीं था, तो ये सारे मसले रिजॉल्व हो सकते हैं। इन सबका आंसर सीयूईटी नहीं है। आई मीन दे आर ऑल वैलिड क्वेश्चंस। ये हमें ऐसे बता रहे हैं कि सीयूईटी हो गया तो सारी समस्या हल हो गई। ये एक आपको पता है कि ये एक नए तरीके होते हैं, तो ये समस्याओं को नई समस्या में बदलने के लिए, और ये नई समस्या में बदला गया है। तो जेएनयू के भी अपने चैलेंजेस थे, पर उसको जैसा कहा गया बेहतर करने के लिए बात की जा रही है, तो भी और उसका रेजोल्यूशन है, उसका तरीका है। अगर ये ताकत सौंपी जाएगी स्टूडेंट्स को या अध्यापकों को या स्टैट्यूटरी बॉडीज को तो किया जाएगा। अभी आपको यही छोटा एग्जाम्पल है कि लैंग्वेज वॉज नॉट अ बैरियर, तो सीयूटी को ये बताते हुए कि साहब, और किस तरीके से रिजॉल्व होता था, कोई बड़ा भारी इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर नहीं था, सेंटर में ही फैकल्टी मिल जाती थी। तो करीब करीब अगर अब एसएमईज बोलने वाला कोई नहीं है तो जेएनयू में पता है कहाँ टीचर है, उसको बुला लिया, उसको बोला तुम पढ़ो पेपर, पढ़ के वहीं पे ग्रेड कर दिया। और ग्रेडिंग कैसे होती थी, एक टाइम पे सब लोग बैठते थे एक हॉल में और वहां पर ग्रेडिंग होती थी, और उसके बाद वो ग्रेडिंग करके उसका बाकायदा डिस्कशन होता था कि कैसे ग्रेडिंग की गई है, कैसे। सो इट वॉज अ वेरी रोबस्ट सिस्टम। आई मीन आई एम टेलिंग यू, इट इज सच अ रोबस्ट सिस्टम जिसको इन्होंने एक झटके में तोड़ा है। और वो तोड़ने के पीछे जो प्रदीप ने बोला, यहाँ बोला भी कि किस तरीके से सारी चीज को केओस बना के रखना है, ये केओस बनाने का प्रयास है। डिसरप्शन की बात कर रहा है शरद, ये डिसरप्शन है और इंटेंशनल है कि वो चीज को आप याद ना करें और उसको दोबारा रिस्टोर ना कर पाए। मैं हर बार ये बात कहता हूँ कि स्टूडेंट्स से संघर्ष के साथ एक और काम करें जो एज अ रिसर्चर आपको करना चाहिए, जो अध्यापकों ने नहीं किया है। हाउ द यूनिवर्सिटी इज बीइंग डिस्ट्रॉयड, इसकी डॉक्यूमेंटेशन। एक्चुअली वी हैवंट डॉक्यूमेंटेड हाउ थिंग्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड। कौन कौन से ऑफिस ऑर्डर आए, कैसे टुकड़ों में चीजें तोड़ी जाती हैं। अगर डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे तो ये बनाई भी नहीं जा सकती। और इसका बेस्ट एग्जांपल है श्रीलंका। श्रीलंका में जब उसके ऊपर प्रहार हुआ तो वहां के विद्यार्थियों और अध्यापकों ने, जो उस समय बाहर नहीं निकल पाए बिकॉज बहुत ऑपरेशन था, रिप्रेशन था, उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन किया एंड दैट डॉक्यूमेंटेशन वाज वेरी यूजफुल बिकॉज बाद में अगर कुछ बनाना है तो कैसे बनाओगे जब पता ही नहीं कि क्या बिगड़ा है। तो मुझे लगता है कि डॉक्यूमेंटेशन भी साथ में करना चाहिए, जिसके तहत ये सारी चीजें और स्पष्ट खुल के आएंगी। मैं 2 बातें और कह दूं, इससे आपको पता चलेगा कि ऑटोनॉमी का सही मतलब क्या होता है। आप जानते हैं कि जेआरएफ सीयूटी के साथ साथ तो नहीं आया है, जेआरएफ पहले से एग्जिस्ट करता था, लेकिन जेएनयू ने हमेशा रेजिस्ट किया कि हम जेआरएफ के तहत एडमिशन नहीं लेंगे। साइंस स्कूल्स में, कुछ स्कूल्स में बिकॉज दे नीड फंडिंग, तो वहां पर वो लेते थे, जेआरएफ के कुछ सीट्स वहां होते थे। बट सोशल साइंस और लार्जली लैंग्वेजेस में कभी भी जेआरएफ की सीट्स नहीं होती थी। वो ये असर्शन था कि जेएनयू अगर एडमिशन लेगा तो वो अपने एंट्रेंस एग्जाम के तहत ही क्रिटिकली एनालिसिस करके ही लेगा, ठीक है। तो अब आपके ऊपर ये कह के कि यूजीसी रेगुलेशन इज सुपीरियर देन योर यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी, ये थोपा गया। उसको आपने पिछले वाइस चांसलर ने यहाँ से एक्सपेरिमेंट शुरू किया और उसको डाल दिया। अब आप इसमें फंसे हुए हैं कि हम जेआरएफ के थ्रू लें कि हम सीयूटी के थ्रू लें, फिर एक डिवीजन है। इनफैक्ट आप ये सोचिए कि जैसा एक तो आपने कहा कि 100% अगर इंटरव्यू हो तो उसको प्रोविजन उसका गलत होगा। दूसरा ये कि आप देखिए कि जो जिनको कि सिर्फ 70% मार्क्स लेकर आए हैं, वो जिनको कि लो मार्क्स था उसमें नेट में, वो उसका 70% ऐड होगा, लेकिन जो जेआरएफ के थ्रू हो रहा है उसका एक भी ऐड नहीं होगा मार्क्स। ये भी एक डायकोटमस है कि कैसे ऐसा हो सकता है कि लो मार्क्स है अगर आपका, तो आपका रिटर्न मार्क्स ऐड होगा, बट यू हैव हायर मार्क्स बट योर रिटर्न मार्क्स हैज नो वैल्यू। व्हाट इज दिस जेआरएफ मींस देन? और जेआरएफ लें या नेट लें, अल्टीमेटली एग्जाम तो आप एक ही देते हैं। यू आर स्कोरिंग लिटिल बेटर देन दिस। एग्जाम सिस्टम वही है।
एंड बिकॉज वी हैव बीन सेइंग दिस एवर, आई मीन आपको सबको पता है कि सब जानते हैं कि नेट के एग्जाम का स्टैंडर्ड क्या रहता है और आपके मास्टर्स लेवल पे की जो आपकी एजुकेशन है उसकी आप किस तरह की प्रिपरेशन करते हैं. सो यू नेवर यूज टू टेक इट सीरियसली. आप जाते थे, नेट देते थे, आपके 7 डेज के प्रिपरेशन में नेट क्लियर हो जाता था, जीआरएफ भी क्लियर हो जाता था. बट अभी आपने उसको सब कुछ बना दिया. आप एमए कुछ भी कर लें, पीएचडी एडमिशन से लेकर के सारा कुछ आपका वहीं पर फिक्स है. तो वही है, अगेन सेंट्रलाइजेशन की बात हो गई. तो जो ये मसला है, अब डिबेट आपको याद होगा 16-17 में भारत मतलब बिटवीन 14 and 17 ये डिबेट था, 14 and 16 कि इंटरव्यू बेटे 70% हो या 30% हो या 20% हो. वी कैन डिबेट दैट, वी कैन डेलिबरेट अपॉन दैट, व्हाट इज द बेस्ट वे, 30% or 20%, राइट? बट नॉट द वे दैट इज बीइंग done now. And that is a very important one. That yes, let us bring the JNU back and then let us see how we can make it more and more inclusive and more better than what it is now. हमारे दोस्त ने कुछ रीजनल इस पे सवाल पूछा था, तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ. जेएनयू का जो लिंग्विस्टिक सेंटर है उसमें हर साल वो स्टूडेंट्स को एक कोई रीजनल डायलेक्ट को रिसर्च करते हैं और स्टूडेंट्स के और जो स्कॉलर्स अवेलेबल है लोकली उनको बुला के उनको पढ़ाया जाता है वो डायलेक्ट्स. अब जेएनयू सालों से कर रहा है, तो जेएनयू के जो लोगों ने वो जो सेंटर बनाया होगा उनके पास एक विजन थी कि भाई देश की जो डायलेक्ट्स है या भाषा है छोटे छोटे देशों में देश के कोने में उनको भी पढ़ना ज़रूरी है, उनको भी प्रिजर्व करना ज़रूरी है. अभी ये इतना इम्पोर्टेंट साबित हुआ है. अभी ये सरकार जो है एक वो हिंदी थोप रही है देश के. अभी महाराष्ट्र में एक उसके अगेंस्ट पॉलिटिक्स शुरू हो गया. तो देश के कोने कोने में जो अपनी छोटी छोटी डायलेक्ट्स है, जो रिचनेस है उनका, तो वो रिचनेस जेएनयू ने अपनी तरफ अपने हिसाब से प्रिजर्व करने का वो काम करती है. तो मैंने और शरद ने आयरानी हमने पढ़ाई वहाँ पे कोविड के पहले. हमें कुछ पैसा तो मिला नहीं, चाय भी नहीं पिलाते थे, लेकिन हमने किया उसको क्योंकि हमें कहा गया कि हम हमारे स्टूडेंट्स से रिसर्च कर रहे हैं. और ये देश के अलग अलग छोटे छोटे हिस्सों में जाके ये स्टूडेंट्स उसके ऊपर रिसर्च करके उनके बारे में जानकारी करते हैं और उसके कुछ रिपोर्ट वगैरह लिखते हैं. आप कभी जाओगे लिंग्विस्टिक सेंटर में तो आई एम श्योर यूल फाइंड लॉट्स ऑफ रिपोर्ट्स हैविंग बीन प्रिपेयर्ड ऑन दिस लिटिल डायलेक्ट्स. तो ये भी एक जेएनयू का कॉन्ट्रीब्यूशन है. तो अभी ये सेंट्रलाइज करने की जो इनको जो मंशा है, इनका जो पर्पस है कि हर एक मतलब सब पूरे देश ने हिंदी बोलना चाहिए, पूरे देश ने एक ही टाइप का खाना खाना चाहिए, पूरे देश ने एक ही टाइप के कपड़े पहनने चाहिए, प्रेफरेबली चड्डी. तो ये तो नहीं होगा ना, क्योंकि ये देश इतना रिच है, अलग अलग प्रकार की भाषा है, अलग अलग प्रकार के खाना है, अलग प्रकार की संस्कृति है. तो उसको प्रिजर्व करना और उसके जो उसमें जो रिचनेस है उसको प्रिजर्व करना ये यूनिवर्सिटी में भी होता है और किया जा रहा है. और जेएनयू ने किया है, वो खाली सरकारों का काम नहीं है. तो इसीलिए क्या है कि जेएनयू जैसे संस्थान बचने चाहिए, यही हमारा एक गोल होना चाहिए. तो ऐसे मतलब ऐसे क्योंकि जो आप लोग जो यहाँ पे पढ़ रहे हो, कल देश को विजन दो. जो पहले लोग यहाँ पे पढ़ाते थे उन्होंने विजन हमको दिया एंड वी आर सिंपली पासिंग दैट विजन ऑन टू यू एंड देन यू वुड बी गोइंग ऑन डूइंग ऑन दैट काइंड ऑफ थिंग. तो इसीलिए क्या है कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस बचने चाहिए. सेंट्रलाइज करके कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि वो जो सेंट्रलाइज करने वाले लोग हैं उनमें कुछ विजन का कुछ पता ही नहीं. तो इसीलिए क्या है कि विजन डाइवर्स होना चाहिए. तो डाइवर्सिटी में रिचनेस होता है. थैंक यू. तो इसके साथ ही हम लोग इस पब्लिक मीटिंग को यहाँ पे ख़त्म करते हैं. लेकिन जैसा कि हमारे प्रोफेसर ने कहा कि जो उम्मीद स्टूडेंट्स कम्युनिटी के बीच में है कि जिनका नंबर और ये स्टूडेंट्स मूवमेंट के बदौलत ही संभव हो पाएगा कि हम इस एडमिनिस्ट्रेशन को झुका पाएंगे, क्योंकि इनके पास कोई लॉजिक, कोई आर्गुमेंट और अभी कुछ बचा नहीं है. और यदि हजारों की संख्या में यहाँ पे स्टूडेंट्स आएंगे तो आप निश्चित मानिए कि उनको झुकना पड़ेगा हमारे डिमांड्स के सामने. और ये आप सभी की जिम्मेदारी है. आप सभी लोग जो यहाँ पर आए हैं एक स्टूडेंट्स तक पहुंचिए, उनके हॉस्टल के कमरे में जाइए, मेस में जाइए, क्लासरूम्स में जाइए, जहां वो मिल रहे हैं, आपको ढाबे पे मिल रहे हैं, उनको बताइए कि जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन अपने भूख हड़ताल पे अडिग है और ये डिमांड्स को लेकर के अडिग है कि इस कैंपस में एंट्रेंस का मॉडल क्या होगा. जेएनयू का जो आइडिया हमेशा जेएनयू के बनने के साथ रहा है, उस आइडिया को डिफेंड करने की ये लड़ाई है. और ये आप सभी लोगों के
बिना नहीं हो पाएगा। तो आप सभी लोगों का सपोर्ट, आप सभी लोगों का एक्टिव पार्टिसिपेशन इस मूवमेंट में जरूरी है। तो आप सभी लोगों से यही अपील है और आप सभी लोग इस पब्लिक मीटिंग में आए, आज हमारे साथ जुड़े, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद।